नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी। पिछले दिनों टीजीटी का पेपर था, इस वजह से इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा देरी हुई। आगे भी पीजीटी का लगा हुआ है 17 में, तो हो सकता है अगला वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो जाए। बाकी हमने बाल विकास से संबंधित पिछले वीडियो में जो है शैशवावस्था देखा, उसके बाद हम लोगों ने बाल्यावस्था देखा। आज जिस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे वो हमारा है किशोरावस्था या एडोलसेंस स्टेज। क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी है, काफ़ी दूर तक हम लोगों ने पढ़ा, लंबी चर्चाएं चलती हैं वहाँ पर, समझाने के तरीके और बेहतर होते हैं। यहाँ पर इतना ही जितना बता सकते हैं छोटे भाग में कि आपको मैक्सिमम चीज़ें पहुंचा पाएँ, उसी का प्रयास रहता है। तो खैर बात करते हैं किशोरावस्था की। तो जो किशोरावस्था की एक सामान्यतः अवधि है, उसे जनरली जो माना गया है वो 12 से 18 वर्ष ही माना गया है। दो राइटर को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, कार्ल सेनिक और अर्नेस्ट जोन्स को। इनके बारे में हम लोगों ने शैशवावस्था में भी देखा, बाल्यावस्था में भी देखा और किशोरावस्था में भी। कार्ल सेनिक ने जो किशोरावस्था की एज बताई है वो 12 से 21 वर्ष बताई है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको मिला होगा कहीं ना कहीं। हम अक्सर आपसे कहा करते हैं कि पुराने पेपर सॉल्व करिए, तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको ज़रूर मिला होगा कि कार्ल सेनिक की जो एज है वो 12 से 21 वर्ष बताई है और अर्नेस्ट जोन्स ने इस किशोरावस्था की एज 12 से 18 वर्ष बताई है। मैक्सिमम जो भाग है या मैक्सिमम मनोवैज्ञानिकों ने इस एडोलसेंस स्टेज को 12 से 18 वर्ष के आसपास ही बताया है कि इस स्थिति में ही हमारी किशोरावस्था होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, या हम कह सकते हैं कि सामान्यतः किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व किशोरावस्था और एक उत्तर किशोरावस्था। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्व किशोरावस्था की एज है वो 12 से 17 वर्ष मानी गई है और उत्तर किशोरावस्था की एज 17 से 18 या 19 वर्ष मानी जाती है ना। जो पूर्व किशोरावस्था है उसकी एज 12 से 17 वर्ष है और उत्तर किशोरावस्था की जो एज है वो 17 से 19 वर्ष मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्व किशोरावस्था है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो रॉस जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि पुनरावृत्ति काल है शैशवावस्था का, सेम वही चीज़। जैसे शैशवावस्था में हमारा शारीरिक विकास है, हमारे संवेगों का विकास है, बहुत तेज़ी से होगा और बाल्यावस्था में इन शारीरिक विकास को परिपक्वता मिलेगी। क्यों? स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थायित्व मिलेगा। सेम वही चीज़ है कि किशोरावस्था के भी पूर्व किशोरावस्था में हमारा शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा। ठीक है, हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी कि शैशवावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र होता है, बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है, किशोरावस्था में फिर तीव्र होगा और किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था में तीव्र होगा और उत्तर किशोरावस्था में फिर से थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनने लगेगी, है ना, कि यहाँ पर जो विकास हुआ है वो स्थायित्व हो जाए, अच्छा हो जाए, टिकाऊ हो जाए। ठीक है, तो ये स्टेजेज हैं इनकी। आगे बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। जैसा सब में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो जो पहली विशेषता लिखी हुई है संवेगों के प्रदर्शन की अवस्था। जो संवेगों का प्रदर्शन है इस अवस्था में बहुत ही तीव्र होता है। हमने आपसे शैशवावस्था में बताया था कि शैशवावस्था में संवेगों का जन्म होता है ना। हमने आपसे बाल्यावस्था बताया कि वहाँ पर शैशवावस्था प्रौढ़ होते हैं, परिपक्व होते हैं, स्थायी होते हैं, है ना। लेकिन जो संवेगों का प्रदर्शन है सबसे ज़्यादा, हमारे अंदर संवेग होंगे, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा। हम किसी से प्रेम करेंगे तो खूब करेंगे, किसी से क्रोध करेंगे तो मारने के लिए भी उतावले हो जाएंगे, घृणा करेंगे तो उसके पास कभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर संवेगों के प्रदर्शन की अवस्था है, संवेग बहुत तेजी से प्रदर्शित करता है बालक। ठीक है, अगला है सांवेगिक अस्थिरता काल, है ना। संवेगों का इतना प्रदर्शन होता है कि संवेग उसके अस्थिर रहते हैं। ठीक है, संवेग
स्थिर नहीं रह पाते, उसे क्या करना चाहिए इसका उसे ज्ञान नहीं होता है ना। उसके लिए जो लगता है कि उसके लिए जो सही है बस वही उसे सही मानता है। दूसरे, या हम ये कह लें कि माता पिता के सुझाव उसे अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। माता पिता जो भी उससे कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो तो उन्हें यही लगता है कि ये केवल हमारे लिए गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आती है प्रबल संवेगों की अवस्था। तीनों चीज़ें हमें एक ही बात बता रही हैं। ये जो है सामवेगिक अस्थिरता का काल, या प्रबल संवेगों की अवस्था, संवेगों के प्रदर्शन की अवस्था, ये तीनों बातें एक हुई। अगला है द्रुत एवं तीव्र विकास का काल। किशोरावस्था को द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कहा जाता है ना। किशोरावस्था में बहुत तेज़ी से विकास होगा। इसके बाद अगला जो लिखा है, अगला पॉइंट है जीवन का स्वर्ण काल। जो जीवन का स्वर्ण काल है, कह सकते हैं जो गोल्डन एज है, जो गोल्डन एज है वो कौन सी अवस्था है, इसी की किशोरावस्था को जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है या गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये कह सकते हैं कि जीवन की सुनहरी अवस्था या जीवन का स्वर्ण काल या सुनहरी अवस्था, या कह सकते हैं एज ऑफ ब्यूटी। एज ऑफ ब्यूटी, जो एज ऑफ ब्यूटी है वो भी यही अवस्था है, किशोरावस्था है, एज ऑफ ब्यूटी। इसके बाद जीवन का संधि काल या संक्रमण काल, ध्यान दीजिएगा इसी को हम संक्रांति काल भी कह सकते हैं, संधि काल या संक्रांति काल, ठीक है। तो जीवन का संधि काल या जीवन का संक्रमण काल या जीवन का संक्रांति काल, ये सब किशोरावस्था ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा संधि काल, जीवन का संधि काल ये है, ठीक है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, जीवन का संधि काल या संक्रमण काल या संक्रांति काल किशोरावस्था है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था हमें भावी जीवन के लिए तैयार करती है ना। अगर यहाँ पर शब्द बदल जाए, यहाँ पर शब्द आ जाए बाल विकास, है ना, तो बाल विकास की हमारी 3 अवस्थाएं, बाल विकास का संधिकाल आ जाए, बाल विकास की 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इन 3 अवस्थाओं में मिड की कंडीशन क्या है, बाल्यावस्था। मतलब अगर बाल विकास का संधिकाल या संक्रमण काल की बात आएगी तब बाल्यावस्था होगा, लेकिन जब जीवन की बात आएगी, है ना, अब जीवन का मतलब है कि पहले हम बच्चे हैं, फिर युवा हुए, फिर प्रौढ़ हुए, है ना। बच्चों में हमारे अंदर संवेग जन्म ले रहे हैं, विशेषताएं आ रही हैं। आगे हम जब युवा हुए तो युवा उस चीज़ को मेंटेन करेगा और आगे वही मेंटेन चीज़ें उसके भावी जीवन का निर्माण करेंगी, भावी जीवन में उसे कार्य देंगे, ठीक है। तो संधिकाल या संक्रमण काल, या इसी को हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, इसी को हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट। तो जो जीवन का टर्निंग पॉइंट है वो किशोरावस्था है ना। कहा जाता है कि किशोरावस्था में अगर बच्चे को आपने अच्छा मेंटेन कर लिया, है ना, उसकी संगति अगर अच्छी हो गई तो टर्निंग पॉइंट है जीवन का, है ना, वो अच्छी दिशा की ओर बढ़ेगा। अगर उसे गलत विचारधारा के लोग भी मिलेंगे तब भी उसके अंदर उसकी जो विशेषताएं होंगी वो डिगमगाएंगी नहीं। लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट गड़बड़ हो गया, दोस्ती बुरे बच्चों से हो गई, तो उस स्थिति में जो है क्या होगा कि उसका भविष्य अधर में चला जाएगा, ठीक है। तो जो जीवन का संधिकाल है या संक्रमण काल या संक्रांति काल या टर्निंग पॉइंट है वो कौन सा है, किशोरावस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों ने जो पढ़ा था तो ये है कि मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास पूर्ण या मस्तिष्क एवं शरीर का पूर्ण विकास इस किशोरावस्था के लगभग उत्तर किशोरावस्था में आते आते लगभग 18 वर्ष के आसपास जो हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वो पूर्ण माना जाता है ना। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हम ये नहीं कह सकते कि जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को 18 साल बाद उसका विकास एकदम बंद हो जाएगा शारीरिक, है ना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊपर नीचे हुआ करती है। हो सकता है 1 साल बाद तक भी आप बढ़ें या 1 साल पहले ही आपका विकास रुक जाए, है ना। इस वजह से ये अंतर आते हैं, ये जो अंतर आते हैं, ठीक है। तो हम सामान्यतः मानते हैं कि किशोरावस्था में या लगभग 18 से 20 वर्ष की अवस्था के आसपास जो है हमारी शारीरिक या मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हड्डियों की। तो हड्डियां, अब हम लोगों ने वहाँ पर 320 और 350 किशोरावस्था में देखा था, है ना। किशोरावस्था के पहले हम लोगों ने बाल्यावस्था में देखा था कि वहाँ 320 से 350 थी। किशोरावस्था में हड्डियाँ कम हो जाती हैं,
है ना। क्यों? हमारी काफ़ी सारी हड्डियां जो होती हैं वो मिल करके एक हड्डी का निर्माण करती हैं, चाहे खोपड़ी की हो जाए चाहे जो भी हो, तो हड्डियां हमारी घट करके 207 होती हैं। धड़कन जो है हमने बताया था कि शैशवावस्था में अनियमित रहती है, उसके बाद लगभग बाल्यावस्था में नियमित होती है और धड़कन का स्थायित्व आ जाता है लगभग 72 बार प्रति मिनट, किसमें? किशोरावस्था में। ठीक है। जो मस्तिष्क है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो मस्तिष्क का विकास है वो पूर्व किशोरावस्था में ही पूर्ण हो जाता है ना। ये प्रश्न आया हुआ है कि 16 वर्ष तक का जो बालक होता है या 16 वर्ष की स्टेज का जो बालक होता है उसका मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। मतलब मस्तिष्क जो है वो लगभग 1350 से 1400 ग्राम, आपको मिल जाएगा 1400 भी लिखा मिल जाएगा और 1350 ग्राम ज़्यादा सही है। ठीक है। तो जो मस्तिष्क का विकास है वो 1350 ग्राम या 1400 ग्राम हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट हमारा लिखा है अमूर्त चिंतन की अवस्था, है ना। हमने आपसे बताया कि जो शैशवावस्था है, बच्चा शैशवावस्था या बाल्यावस्था में बच्चे के सामने जो चीज़ें हैं उन्हीं पर उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। हमने बताया कि शैशवावस्था में बच्चे के प्रश्न क्या वाले होते हैं, है ना, कि ये क्या है, वो क्या है ना। आगे बाल्यावस्था में बताया कि ये क्यों है ना, ये गाड़ी क्यों है या गाड़ी से हम क्या करते हैं, चलते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें। लेकिन अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था में प्रश्न उसके बदल जाते हैं। कैसे के प्रश्न आ जाते हैं, है ना। वो कहेगा कि ये गाड़ी कैसे चलती है ना। अब उसके अंदर वैज्ञानिक तथ्य होने चाहिए। उसे वैज्ञानिक तथ्य जब तक हम नहीं समझाएंगे तब तक वो नहीं मानेगा, है ना। कपड़े धूप में क्यों सूखते हैं, ठीक है, एक वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा वो जानेगा। घड़े में पानी क्यों ठंडा हो जाता है, हमें उसे वैज्ञानिक तथ्य बताने होंगे तब वो समझेगा। हम उसे नॉर्मली बता करके उससे अपना पिंड छुड़वा नहीं सकते। ठीक है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था हमारी किशोरावस्था है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चिंतन हमारा अमूर्त रहेगा। ठीक है। इसके बाद दल भक्ति की अवस्था, हमने आपसे पिछले बार भी बताया था, दल भक्ति की अवस्था या स्थायी टोली का निर्माण, है ना। यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड सर्कल होगी बच्चे की, उसके प्रति उसकी भक्ति की भावना होगी। मतलब अगर उसके दोस्तों को आप, जैसे चिंटुआ है, अगर चिंटू के दोस्त को आप कुछ कह दे रहे हैं तो चिंटू को बुरा लगेगा, है ना। आप केस कली को कुछ कह देंगे तो चिंटू को कतई बर्दाश्त नहीं है ना। स्थायी टोली का निर्माण हमने आपसे बाल्यावस्था में बताया था कि वहाँ पर टोली स्थायी नहीं होती है, टोली अस्थायी होती है। यहाँ पर जो टोली होगी वो कैसी होगी? स्थायी टोली का निर्माण। टोली निर्माण की अवस्था हम कहेंगे तब भी हम सामान्यतः बाल्यावस्था को कह देंगे। अस्थायी टोली भी बाल्यावस्था, लेकिन जैसे उसने कहा स्थायी टोली का निर्माण, तब हम कहाँ आ जाएंगे? किशोरावस्था में आ जाएंगे। ठीक है। अगला है आत्मसम्मान या आत्मस्वीकृति की अवस्था। वही बात कि बच्चे के अंदर आत्मसम्मान होगा। आप किसी पड़ोसी के सामने उसे डांट देंगे या उसके दोस्तों के सामने उसे डांट देंगे तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, है ना। इस स्थिति में बच्चा क्या कर सकता है? आपको जवाब पलट कर दे सकता है, आपसे गुस्सा हो सकता है ना, ऐसी बातें। मतलब उसका आत्मसम्मान उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, है ना। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस अवस्था में बच्चे घर छोड़ करके भी भाग जाते हैं, है ना, या माता पिता के साथ वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। आगे है अपराध की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है। इस स्थिति में बच्चे के अंदर अपराध की भावनाएं आ जाएंगी, है ना। अपराध की प्रवृत्ति का विकास लिखा है। अपराध की भावनाएं आने का मतलब हुआ कि अगर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है तो वो अपराध करेगा। समझ में आई बात? अगर उसकी दल भक्ति की भावना को ठेस पहुंच रही है तो वो अपराध करेगा। मतलब चोरी करना जैसी बातें हो गई, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, है ना, डिग्री कॉलेज चौराहे पे खड़े होकर केस कली के लिए भिड़ जाना, ये क्या है? अपराध प्रवृत्ति है ना। तो अपराध प्रवृत्ति का विकास भी किशोरावस्था की विशेषता है। एक और ध्यान देंगे बात जो है, एक शाखा है अपराध मनोविज्ञान। यहाँ जगह नहीं है, नहीं मैं लिख देता। अपराध मनोविज्ञान का जनक सीजर लैम्ब्रेसो को माना जाता है। ठीक है। सीजर लैम्ब्रेसो, सीजर लैम्ब्रेसो, सीजर लैम्ब्रेसो को अपराध मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
अपराध मनोविज्ञान का जनक सीजर लैम्ब्रेसो को माना जाता है। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे कथन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनकी ओर ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो कथन है वो स्टेनले हॉल का है। स्टेनले हॉल किशोरावस्था या इन्हें हम किशोरावस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। इनके बारे में अगर हम कुछ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्हें फादर ऑफ एडोलसेंस कहा जाता है। फादर ऑफ एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ एडोलसेंस किसे कहा जाता है? इन्हीं को, है ना, स्टेनले हॉल को। और स्टेनले हॉल की ही एक पुस्तक भी है, एडोलसेंस। एडोलसेंस इनकी एक पुस्तक भी है और उस पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। ठीक है, और स्टेनले हॉल को ही फादर ऑफ एडोलसेंस या किशोरावस्था का पिता कहा जाता है। अगला जो बिंदु है, आगे बढ़ते हैं, इनकी एक परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। ये कथन के रूप में भी पूछा जाएगा, चाहे सुपर टेट हो चाहे टेट हो, कोई भी परीक्षा हो, है ना, कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संघर्ष एवं तनाव की अवस्था कौन सी है, या संघर्ष की अवस्था किसे कहते हैं, तनाव की अवस्था कौन सी है, तूफान की अवस्था कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना। एक ऑप्शन और भी मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? संघर्ष की अवस्था, किशोरावस्था, तनाव की अवस्था। इसे 4S भी कहा जाता है, ध्यान देना, इसे 4S भी कहते हैं। 4S का मतलब है कि संघर्ष, स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्रगल। ठीक है, इसके बाद तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेस। इसके बाद है तूफान, स्टॉर्म। ठीक है, और चौथा है एस, विरोध की अवस्था, और इसे कहते हैं स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट। स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट, स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसे 4S के रूप में भी जाना जाता है कि स्टेनले हॉल का 4S का नियम, कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष, स्ट्रगल, तनाव, स्ट्रेस, तूफान, स्टॉर्म और विरोध की अवस्था, स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो किशोर तथा किशोरियों में स्टेनले हॉल का ही कथन है। किशोर तथा किशोरियों में जो भी शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं वे एकदम से छलांग मार करके आते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी शारीरिक मानसिक परिवर्तन होंगे किस अवस्था में? किशोरावस्था में, वो एकदम से आएंगे, अचानक आ जाएंगे, है ना। ये महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर पूछा जाता है कि किशोरावस्था में, किशोर किशोरियों में जो भी शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम से छलांग मार करके आते। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। अगला जो बिंदु है, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, है ना। मतलब एक नया जन्म है किशोरावस्था, श्रेष्ठतर, एक अच्छे से अच्छा पुरुष, है ना, युग पुरुष बनने की भी संभावना इस अवस्था में होती है। अगर बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ हैं, है ना, तो उसके अंदर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन हो जाएंगे। उसके जो विकास हैं, है ना, PCES हमने बताया था कि फिजिकल विकास जो है उसका, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, है ना, कॉग्निशन, संज्ञानात्मक विकास अगर अच्छा होगा तो मानव श्रेष्ठ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रॉस का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है ना। जो भी अभी हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा की थी, तो शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल किशोरावस्था, किसने कहा? रॉस का कथन है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा शैशवावस्था में जैसे हम कह लें कि हमारे संवेग अनियंत्रित होते हैं, वैसे किशोरावस्था में भी होते हैं, है ना। तो वही बातें, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो इस अवस्था में लगभग वैसी ही होती हैं जैसी शैशवावस्था में होती हैं। ठीक है, अगला है थॉर्नडाइक का कथन है, किशोरावस्था में जो भी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं वे एकदम से ना करके धीरे धीरे एवं क्रमशः आते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखना। 2 मनोवैज्ञानिक हैं, एक स्टेनले हॉल हैं, ये कहते हैं कि एकदम से छलांग मार करके आते हैं, और ये कहते हैं कि धीरे धीरे एवं क्रमशः आते हैं, है ना, क्रमबद्ध आते हैं, है ना। बातें दोनों सही हैं,
है ना, विकास की क्रियाएं हैं, किन्हीं अवस्थाओं में विकास हमारा एकदम से छलांग मार करके आएगा, है ना, हम परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उसका हल हमें अचानक मिल सकता है, और विकास की कंडीशन में कभी कभी ये चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम क्लास शुरू करते और शुरू करके ही हम सीधे आ जाते किशोरावस्था पढ़ाने, हम पहले वाली क्लासें अगर ना पढ़ाए होते तो ये क्या होता, गड़बड़ हो जाता, है ना, बहुत सी चीज़ें हमें समझ में ना आती। इसी वजह से धीरे धीरे एवं क्रमशः आ रही हैं। ठीक है, आगे की जो बात है वो ये देखते हैं। तो ये कथन हो गए, एकदम से छलांग मार करके आते हैं, स्टेनले हॉल ने कहा, धीरे धीरे एवं क्रमशः आते हैं, थार्नडाइक ने कहा। ठीक है, तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारी किशोरावस्था से थी, और भी बहुत सारी बातें हैं। क्लास हो सकता है जल्दी शुरू हो, तो क्लास में हम उन चीज़ों की चर्चाएं भी करेंगे। और तब तक इतना देखते हैं, जो भी नई चीज़ें होंगी, आपके जो भी सुझाव हों, जो भी चीज़ें इसमें आप पूछना हो, वे हमें मैसेज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।